location of our protein is chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में आपको प्रोटीन को पहुंचाना है. लेट मी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. कैसे बनाते थे? क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन हुआ करती थी, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट में आप बनाते थे थालेकोइड. ये थालेकोइड बनाते थे, और ये थालेकोइड और ये थालेकोइड की मेम्ब्रेन. राइट. क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर बना रहे हैं हम. क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये है टीएम, थालेकोइड मेम्ब्रेन. इसको हम बोलते थे स्ट्रोमा, और इसको बोलते हो ल्यूमेन. अब आपकी प्रोटीन का टारगेट क्या क्या है? या तो स्ट्रोमा, ल्यूमेन, राइट, मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. अब क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है ये? आपको टारगेटिंग सिखा रहा है ये पिक्चर. कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के थालेकोइड में. राइट. चलिए, अभी पिक्चर देख लिया तुमने क्लोरोप्लास्ट का. ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्लोरोप्लास्ट की है इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन पर, आउटर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टर को मैं बोलूं ट्रांसपोर्टर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन. किसके? क्लोरोप्लास्ट के. इसको बोला आपने टॉक. और इनर मेम्ब्रेन के कॉम्प्लेक्स को टिक. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने टिम टॉम, वैसे यहां पर टिक टॉक. ओके. तो टॉक और टिम के थ्रू, एक सेकंड पहले, आपकी इस प्रोटीन को कैसे पता चला कि मेरा टारगेट क्लोरोप्लास्ट है? तो आप क्या बोलोगे? दिस प्रोटीन हैव एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस. जो इस प्रोटीन को मूव कर रही है टूवर्ड्स क्लोरोप्लास्ट, वही एन टर्मिनल पर है. क्या ये एन टर्मिनल वाली सीक्वेंस अपने टारगेट पर पहुंचने के बाद क्लीव होगी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया? देन यू विल से यस. जब ये पहुंच जाएगी तब ये क्लीव होगी. तो ये आपकी प्रोटीन टॉक और टिक को क्रॉस करती हुई पहुंची है यहां पर. ओके. देखना, बहुत अच्छा सुंदर पिक्चर बना रखा है. लोडिस्ट से लिया गया पिक्चर है ये. इस प्रोटीन का नाम है प्लास्टोसाइनिन. प्लास्टोसाइनिन. और प्लास्टोसाइनिन थालेकोइड के ल्यूमेन की प्रोटीन है. राइट. और ये भी प्रोटीन आपकी, क्योंकि आपका टॉपिक ही चल रहा है, आपको प्रोटीन को कहां टारगेट करना है? थालेकोइड. और इस पिक्चर में दो पाथवे है. तो इसका मतलब जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग पाथवे पढ़े थे, तो थालेकोइड तक प्रोटीन को पहुंचाने के लिए भी दो पाथवे, और इन दोनों पाथवे को हम समझ रहे हैं. फर्स्ट पाथवे को मैं बोल रही हूँ एसआरपी डिपेंडेंट पाथवे. एसआरपी डिपेंडेंट पाथवे. और सेकंड पाथवे को हम बोल रहे हैं पीएच डिपेंडेंट पाथवे. यस. ये क्या था जो क्लीव हो गया? सिग्नल सीक्वेंस. पेप्टिडेज ने क्लीव कर दिया. राइट. एसआरपी, एसआरपी जैसे कि आपने को कल माइटोकॉन्ड्रिया ईआरपी केस में मिला था, उसी तरह से यहां पर भी एक एसआरपी जो स्ट्रोमा का है, सॉरी स्ट्रोमा का है, और इसको बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट एसआरपी. क्लोरोप्लास्ट एसआरपी, क्लोरोप्लास्ट एसआरपी आपके प्रोटीन को डायरेक्शन दे रहा है. कहां का? थालेकोइड का. क्लियर? एसआरपी और आपकी, और देखना इसमें आप नोटिस करना एक और सिग्नल सीक्वेंस है जो कहां की है? थालेकोइड की. अगर ये सिग्नल सीक्वेंस नहीं होती तो आपकी प्रोटीन कहां रह जाती? इसमें स्ट्रोमा में. और ये भी रिमूव हो रही है बाद में. क्लियर? एसआरपी में एसआरपी मदद कर रहा है. और यहां पर देखना, ये तो है ही, और फिर बाद में प्रोटीन पर आर आर, आर आर का मतलब आर्जिनिन, आर्जिनिन. राइट. मेटल्स बाउंड कर रहे हैं.
पीएच डिपेंडेंट पाथवे, अब ये मूव करेगा आपका इनसाइड। आरआर सीक्वेंस के कारण ये रीडिंग करते हैं एक बार और समझ में आएगा। एसआरपी सेट पाथवे, प्रोटीन अनफोल्डेड यूज कर रही है। ओ एक और चीज, इस केस में आपकी फोल्डेड प्रोटीन जा रही है, कौन से वाले केस में? पीएच डिपेंडेंट पाथवे में, और इसमें आपकी प्रोटीन अनफोल्डेड है। यूज कर रहा है एसआरपी को, एसआरपी रिसेप्टर्स को, सेक्वाई को, टेट पाथवे या जिसको आपने बोला था पीएच डिपेंडेंट पाथवे, प्रोटीन फोल्डेड है, रिक्वायर है इसमें प्रोटीन को आर्जिनिन, आर्जिनिन को यूज करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। एक सेकेंड, लेट मी रिकॉल, क्या थालेकोइड की मेम्ब्रेन पर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट कुछ बना था? यस, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा फोटोफोस्फोराइलेशन वाली प्रोसेस के कारण थालेकोइड की मेम्ब्रेन पर रहता था एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जिस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सिग्नल सीक्वेंस पे, वो कहां मूव करेगी? इनसाइड द थालेकोइड ल्यूमेन। इस कारण आपने उसको बोला पीएच डिपेंडेंट पाथवे। क्लियर? चलो रिकॉल करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के थालेकोइड में प्रोटीन को इंपोर्ट कराने के लिए दिया टू पाथवे, वन इज एसआरपी पाथवे एंड सेकंड वन इज पीएच डिपेंडेंट पाथवे। ये दिया जिसको आप बोलो टेथ पाथवे। इन द फर्स्ट पाथवे मतलब एसआरपी पाथवे में दिस प्रोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय क्लोरोप्लास्ट एसआरपी, राइट? एसआरपी रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द थालेकोइड मेम्ब्रेन, और ये प्रोटीन आपके एसआरपी रिसेप्टर और एसआरपी की वजह से कहां मूव करेगी? अनफोल्डेड स्टेट में ल्यूमेन में। इन द सेकंड पिक्चर दिस प्रोटीन दोस हैव आरआर सीक्वेंस, उनको चाहिए एसआरपी? नो, वो कौन से किसको यूज करते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां है? किसके क्रॉस है? थालेकोइड मेम्ब्रेन, और प्रोटीन आपकी मूव करेगी इनसाइड थालेकोइड मेम्ब्रेन। ओके, तो मेरा टॉपिक हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। एक टेबल बनी हुई थी पूजा, समराइज टेबल, वो या तो मेरे को करके फाइंड करके शेयर करो, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स के सिग्नल सीक्वेंसेस और ये सारी मेंशन था। ओह, नाउ peroxisomes. Okay. ये एक बार रिकॉल करवाना लास्ट में, बस माइटोप्लास्ट का नाम है। देखो स्टूडेंट, एक और इंफॉर्मेशन लो। माइटोप्लास्ट, माइटोप्लास्ट, माइटोप्लास्ट का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन सा वाला माइटोकॉन्ड्रिया? जिसके पास नहीं है आउटर मेम्ब्रेन। Mytoplast is the mitochondria those does not have outer membrane. तो ये आउटर मेम्ब्रेन कैसे आपकी रप्चर हुई होगी? अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मूव्स इनसाइड, अंदर जाएगा, और ब्रीफ थोड़े टाइम के लिए रखा, तो क्या होगी कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, और इस रप्चर्ड और जो इनर मेम्ब्रेन है इंटैक्ट है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलोगे माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास नहीं है आउटर मेम्ब्रेन। कैसे बनाया था? ये लैब का एक्सपेरिमेंटल थिंग है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रीफ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए किस में रखा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इनसाइड peroxisomes. peroxisomes जैसे ही हम नाम सुनते हैं, peroxisomes के नाम से हमको क्या क्या याद आता है?
पेरोक्सिसोम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है, दैट इज, हाँ बताइए, पेरोक्सिसोम्स में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलता है, एनी गेस स्टूडेंट? कैटेलेस। पेरोक्सिसोम्स का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कैटेलेस। कैटेलेस करता क्या है, हमारे सेल में जब मेटाबॉलिज्म चलता है, जैसे फैटी एसिड का डिग्रेडेशन या कई तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज करना, डिग्रेड करना बहुत जरूरी होता है, जो करता है कैटेलेस, इसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में। और कैटेलेस कहाँ का एंजाइम है? पेरोक्सिसोम्स, राइट। पेरोक्सिसोम्स पता है कैसे बनती है? कल एक उसको रिकॉल करेंगे, पेरोक्सिसोम्स कैसे बनती है। ईआर की जो मेम्ब्रेन है, ईआर की मेम्ब्रेन का पार्ट पेरोक्सिसोम्स बनाता है। एक तरह से पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो कहां से आई? ईआर की मेम्ब्रेन। सर आपने देखा था ना कि यहाँ पर एक लिखा था ईआर से, ईआर मतलब ये जो पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन है, देखा था, उसकी प्रोटीन्स भी कहां कहां से पहुंचेगी? ईआर की मेम्ब्रेन से। पेरोक्सिसोम्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो कई पैक्स प्रोटीन की मदद से, पैक्स प्रोटीन की मदद से बनता है फिर ईआर की मेम्ब्रेन से पेरोक्सिसोम्स। ये ध्यान रखना। पूरा पेरोक्सिसोम्स बायोजेनेसिस करके एक टॉपिक होता है जिसमें आप समझते हो कि ईआर की मेम्ब्रेन से किस तरह से पेरोक्सिसोम्स बनता है। पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मिलते हैं, पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मिलते हैं वो सिक्रेटरी पाथवे वाले होते हैं, क्योंकि वो ईआर से आते हैं। और पेरोक्सिसोम्स के ल्यूमेन में जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं साइटोसोलिक पाथवे वाले। इज इट क्लियर? साइटोसोलिक पाथवे वाले मतलब जो साइटोसोल में जो प्री राइबोसोम है उससे जो प्रोटीन है वो ल्यूमेन में, और जो पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो कहां से मिले आपको? ईआर की मेम्ब्रेन से। और ईआर की मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन सिक्रेटरी पाथवे से। इज इट क्लियर? ध्यान रखना। पेरोक्सिसोम्स का नाम आते ही कौन सा एंजाइम आपके दिमाग में आना चाहिए? कैटालिस। क्लियर? अब देखना, आप जब पेरोक्सिसोम्स में प्रोटीन ट्रांसलोकेशन को जब आप स्टडी करते हैं तो कई प्रकार के पैक्स प्रोटीन पढ़ते हैं, जो मैं आपको समझाऊंगी। पैक्स का नाम से मुझे समझ में आ रहा है पेरोक्सिसोम। और ये पैक्स प्रोटीन क्या क्या मदद करती है? एक तो ईआर से पेरोक्सिसोम्स के बायोजेनेसिस में बहुत तरह की होती है, और एक प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन में। क्या दो रोल मैं बता रही हूं पैक्स के। ये जो कुछ पैक्स होती है ना, पैक्स प्रोटीन साइटोसोल में पाई जाती है। पैक्स प्रोटीन, कुछ पैक्स प्रोटीन साइटोसोल में है और कुछ प्रोटीन पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन पे। क्या क्या काम कर रही है पैक्स प्रोटीन? एक तो पेरोक्सिसोम्स का बायोजेनेसिस, और कुछ पैक्स प्रोटीन किस में मदद करेगी? प्रोटीन्स को कहां मूव करवाने में? इनसाइड पेरोक्सिसोम ल्यूमेन। तो आप जब इस टॉपिक को पढ़ोगे, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इन द पेरोक्सिसोम पढ़ोगे, तो देखना पैक्स पैक्स लिखा दिखेगा, तो आप घबराना नहीं। पैक्स कहां की प्रोटीन है? साइटोसोल और पेरोक्सिसोम्स मेम्ब्रेन की, जो किसमें मदद करेंगी? या तो एक तो पेरोक्सिसोम्स बायोजेनेसिस में और एक प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में। कहां पे? पेरोक्सिसोम्स के ल्यूमेन में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस पिक्चर को। लिखा दिखा हमको, देखो पैक्स दिख रहा है ना, पैक्स।
एक और फाइल थी इसकी, शायद दूसरी फाइल आ गई कि नहीं, यही है। इसकी तबीयत सही नहीं है क्या? ये प्रोटीन साइटोसोलिक पाथवे से बनी हुई प्रोटीन है और इस प्रोटीन को आपको पेरोक्सिसोम्स के मैट्रिक्स में पहुंचाना है। पेरोक्सिसोम्स के प्रोटीन के पास सिग्नल सीक्वेंस पाए जाते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ पेरोक्सिसोम्स की प्रोटीन के सिग्नल सीक्वेंस सी टर्मिनल पर होते हैं। मोस्ट ऑफ पेरोक्सिसोमल प्रोटीन के सिग्नल सीक्वेंस कौन से टर्मिनल पर, मैं बता रही हूं आपको, सी टर्मिनल, जिसको आप बोलते हो PTS1। और कुछ पेरोक्सिसोम्स के प्रोटीन के जो सिग्नल सीक्वेंस है वो आपको मिलेंगे एन टर्मिनल पर और उसको बोलते हो आप PTS2, राइट। समझ गए हो? PTS1 सिग्नल सीक्वेंस दैट प्रेजेंट ऑन सी टर्मिनल और PTS2 सिग्नल सीक्वेंस ऑन एन टर्मिनल। और यहां पर आप किसकी बात पढ़ रहे हो? PTS1। तो दिस प्रोटीन हैव PTS1 और PTS वाले कहां पे मिला आपको? सी टर्मिनल पर। ERK, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सबके सिग्नल सीक्वेंस एन टर्मिनल पर थे, लेकिन पेरोक्सिसोम्स में आपने उल्टा देखा, सी टर्मिनल पर, राइट। एक यहां पर एक लिखा है एक कॉन्सेप्ट, पहले यहां से रीड करते हैं। मोस्ट प्रोटीन जिसका टारगेट क्या है, उसके पास सिंपल सीक्वेंस मिलती है सी टर्मिनल पर, सेरिन, लर्न करनी पड़ेगी, सेरिन, लाइसिन और ल्यूसिन की। कहां पर? सेरिन, लाइसिन, ल्यूसिन की। कहां पर? सी टर्मिनल पर। इसको आपने क्या बोला जो सी टर्मिनल पर थी? PTS1। PTS2 कुछ प्रोटीन पर कहां पर मिल रही है? एन टर्मिनल पर, राइट। प्रोटीन आर टारगेटेड बाय सीक्वेंस ऑफ 9 अमीनो एसिड नियर 9 अमीनो एसिड की बनी हुई है। किसके नियर है? एन टर्मिनल पर। इसको आपने क्या बोला? PTS2, राइट। अब ये आपकी PTS1 वाली प्रोटीन साइटोसोल में है। PTS1 साइटोसोल में PTS1 कंटेनिंग प्रोटीन साइटोसोल से किस तरह से पेरोक्सिसोम्स में पहुंच रही है, ये हमारा टॉपिक है। एक लाइन लिखी थी यहां पर, PTS1 इज रिकॉग्नाइज्ड बाय PAX5। और अभी मैंने आपको क्या बोला था? PAX5 के लिए, पैक्स के लिए क्या बोला था? पैक्स आपको साइटोसोल में मिलेगी और पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन में, जो मदद करेगी आपकी पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाने में। और मैंने किसकी एंट्री मार दी? PAX5 की, राइट। तो ये है PAX5 और इसका नाम PAX5 रिसेप्टर बोल रही हूं। PAX5 रिकॉग्नाइज करता है PTS1 को और PAX7 रिकॉग्नाइज करता है PTS2 को। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे PTS2 होता तो कौन रिसीव करने आता है इसको? PAX7। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? PTS1, तो डेट इज रिकॉग्नाइज बाय PAX5 रिसेप्टर। ओके, तो PAX5 रिसेप्टर से बाइंड हो गई आपकी PTS1 वाली ये प्रोटीन। अभी आपको बोला पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन पे भी पैक्स है और यहां पर कौन सा है? पैक्स, PAX14। PAX14 के साथ में मर्ज हो गई PAX5। ये भी डाइमर था और डाइमर के रूप में PAX5 मर्ज हुई और कहां पर प्रोटीन को रिलीज कर दिया? पेरोक्सिसोम्स में। आप नोटिस करना आपकी प्रोटीन फोल्डेड है, राइट। और मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था पहले ही, फोल्डेड प्रोटीन मूव इन द पेरोक्सिसोम्स। चली गई पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स प्रोटीन। और आप नोटिस करो, दिस सिग्नल सीक्वेंसेस आर नॉट क्लीव्ड, अभी भी है। आप इतने सारे जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे जिसमें सिग्नल सीक्वेंसेस आर रिमूव्ड बाय प्रोटीएज, लेकिन यहां पर नहीं हुई। पेरोक्सिसोम्स में कुछ
डिफरेंट थिंग्स मिलेगी आपको। मुझे यहां तक समझ में आ गया, प्रोटीन चली गई, और टेक्स्ट 5 को आपके अकॉर्डिंग मैं पैरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन में रहने दे या फिर से साइटोसोल में लेकर जाए? फिर से साइटोसोल। क्यों फिर से साइटोसोल में आप क्यों लेकर जाओगे? क्योंकि वो रिसाइक्लिंग करेगा। तो पहले इस पर क्या बाइंड करे, क्या हमने यूबिक्यूटिनिन, फिर पैक्स 1 और पैक्स 2। एक सेकंड रुको, यहां तक वाला प्रोसेस समझ में आया? पैक्स 14 पैक्स 5 रिलीज हो गई, प्रोटीन को फ्री करने के बाद इस पर बाइंड किया गया यूबिक्यूटिनिन, किसकी मदद से? पैक्स 10 पैक्स 2 पैक्स 12। ये तीनों तुम बता सकते हो ये तीनों है क्या? इनकी मदद से अगर यूबिक्यूटिनिन इस पे ऐड होगा तो इसको मैं क्या बोलूंगी? इन प्रोटीन को क्या बोलेंगे? यूबिक्यूटिनिन लाइगेज। जो यूबिक्यूटिनिन को लाइगेट कर रही है किस पर? पैक्स 5 पर। यहां से ये प्रोटीन इसके बाद में कहां पे फ्री हो जाएगी? पैक्स 1 पैक्स 6 इनकी मदद से, जिन्होंने एटीपी का यूज किया, कहां पे फ्री हो गई? साइटोसोल में। राइट? क्या क्या समझा? पैक्स 5 मिला साइटोसोल में, रिसीव करने के लिए पैक्स 14 मिला, पैक्स 10 2 और 12 लाइगेज किया, पैक्स। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। चलो इसकी कहानी, पीटीएस1 सी टर्मिनल पर पीटीएस1 था, जिसमें था सेरिन लाइसिन ल्यूसिन। किसने रिसीव किया? साइटोसोलिक पैक्स 5 ने, और बाइंड करा पीटीएस1 कहां पर? कौन सी वाली कंडीशन में? ओल्ड नाउ डॉकिंग हुई, मतलब मेम्ब्रेन पर आई, पैक्स 5 कार्गो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन पर आया। डॉकिंग के लिए कौन से किसके थ्रू स्टिक हुई? पैक्स 14। एक मल्टीमॉरिक पैक्स 5 कार्गो और पैक्स 14 का कॉम्प्लेक्स बना। फिर कहां मूव कर गई? मैट्रिक्स में। कार्गो डिसोशिएट हो गया, प्रोटीन रिलीज हो गई, टारगेटिंग सीक्वेंस क्लीव्ड हुई या नॉट क्लीव्ड? नॉट क्लीव्ड। पैक्स 5 का यूबिक्यूटिनेशन करवाया किसने? 2 10 और 12 कहां की प्रोटीन थी? पैरोक्सिसोम्स मेम्ब्रेन की। पैक्स 5 यूबिक्यूटिनेटेड, और फिर से क्या कर दी इसने? रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग हो गई, एटीपीएस प्रोटीन, एटीपीएस देखी थी ना, जिसने एटीपी का यूज किया था, पैक्स 1 और 6 यूज एटीपी, रिमूव करेगा, क्योंकि यूबिक्यूटिन को रिमूव करना भी जरूरी है पैक्स 5 से। और पैक्स 5 फिर से कहां चला गया? साइटोसोल में। क्या करने के लिए? दूसरी प्रोटीन लाने के लिए। राइट? पैरोक्सिसोम्स कैन इंपोर्ट फोल्डेड प्रोटीन, सी टर्मिनल पर पाई जाती है। 5 साइटोसोलिक रिसेप्टर था, 14 डॉकिंग प्रोटीन थी, 2 10 12 लाइगेज था, 1 और 6 ये एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें क्या समझा रखा है। कैटेलेस कहां का प्रोटीन? पैरोक्सिसोम्स का। और फर्स्ट पिक्चर में आपने क्या किया? वाइल्ड टाइप वाला पैरोक्सिसोम्स लिया। वाइल्ड टाइप का मतलब सब कुछ नॉर्मल। तो कैटेलेस आपको कहां मिलेगा? इनसाइट या साइटोसोल में? इनसाइट, जो आपको फर्स्ट पिक्चर में देख लो। ये पीएमपी 70 क्या है? ये देखना क्या है, ये पैरोक्सिसोम्स में पाए जाने वाला, यहाँ पे लिखा है ना पीएमपी 7, पैरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला एक फैटी एसिड वाला ट्रांसपोर्टर है। कुछ ऐसे पढ़ा था हमने, पैरोक्सिसोम्स में फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म भी होता है। पैरोक्सिसोम्स में बीटा ऑक्सीडेशन कहां कहां होता था? पैरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो तुम समझ गए, इसका मतलब पैरोक्सिसोम्स में फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट। तो पीएमपी 70 से नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका सेल पैक्स 12 म्यूटेंट है, 12 क्या कर रहा था? डॉकिंग, ट्रांसपोर्ट करवा रहा था। तो जब 12 क्या करवा रहा था?
डॉकिंग तो कौन करवा रहा था? 14, यस। तो 12 यूबिक्यूटिनिन करवा रहा था, मतलब एक तरह से पैक्स 5 को रिसाइकिल करवा रहा था। और अगर पैक्स 12 म्यूटेंट है तो तुम नोटिस करना रिसाइकलिंग नहीं होगी, और रिसाइकलिंग नहीं होगी तो आपका कैटेज अंदर आ पाएगा या बाहर रहेगा? बाहर। जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इन द सेकंड पिक्चर पैक्स 12 म्यूटेंट में कैटेलेज इनसाइड नहीं पहुंचा। इंपोर्टेंस समझा रहा है आपको पैक्स 12 की। पैक्स 3 क्या कर रहा था? मेम्ब्रेन का, अभी आपको मैंने बोला कुछ पैक्स पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस करते हैं ईआर से, और पैक्स 3 निकला। अगर पैक्स 3 नहीं है तो आपका पेरोक्सिसोम्स ही नहीं है। क्लियर? तो ये मुझे समझ में आ गया। चलो एक बार हम रिकॉल कर ले थोड़ी सी पैक्स जो जो हमको याद है। पैक्स 3 ईआर की मेम्ब्रेन से पेरोक्सिसोम्स को बायोजेनेसिस करने वाली। पैक्स 3 क्लियर। पैक्स 5 पर पहुंचो। पैक्स 5 रिसेप्टर, साइटोसोलिक रिसेप्टर, जो आपकी प्रोटीन को पेरोक्सिसोम्स पर डॉक करने के लिए काम आता है। एक पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन पर जो डॉकिंग में करा था 14 यूविक। फिर पैक्स 5 का आपको रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल करने में एक तो लाइगेज, यूबिक्यूटिन लाइगेज, इसके नाम क्या थे? 2, 10, 12, 2 और 10 12, तो 2, 10, 12। यूबिक्यूटिन को हटाने के लिए 1 और 6 लर्न करने हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसमें ये 3, 12 और PMP70 आप समझ गए। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट, जो CSIR का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुमको क्वेश्चन देता है। न्यूक्लियस इंपोर्ट। मुझे वो टेबल ना वो बाद में शेयर कर देना लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में हमको प्रोटीन को इंपोर्ट करवाना है फ्रॉम साइटोसोल, क्योंकि न्यूक्लियस वाली प्रोटीन भी साइटोसोल से जाएगी। तो आपके दो टॉपिक है, न्यूक्लियस इंपोर्ट और न्यूक्लियस एक्सपोर्ट। न्यूक्लियस इंपोर्ट में प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आएगी और एक्सपोर्ट में न्यूक्लियस से साइटोसोल में जाएगी। और फर्स्ट आप पढ़ रहे हो न्यूक्लियस इंपोर्ट। मेरी ये प्रोटीन, इसको न्यूक्लियस में जाना है। तुम देख रहे हो फोल्डेड प्रोटीन जा रही है, यहां पर भी फोल्डेड प्रोटीन है। और ये ऐसे स्टेटमेंट ऐसे ही उठा के पूछता है, क्या न्यूक्लियस में प्रोटीन आपकी अनफोल्डेड ही जाती है? दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? तो ये हमारी फोल्डेड प्रोटीन थी, जिसको न्यूक्लियस में मुझे ट्रांसपोर्ट करना है। कैसे पता चलेगा इस प्रोटीन को कि मुझे न्यूक्लियस में जाना है? तो तुम बोलोगे वन लाइन में स्टेटमेंट, दिस प्रोटीन हैव सिग्नल सीक्वेंस। और जिस सिग्नल सीक्वेंस को, इन सिग्नल सीक्वेंसेस को जो प्रोटीन को न्यूक्लियस में लोकलाइज करवाती है, उसको बोलते हैं एनएलएस, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल। एनएलएस समझ गए? यस। आपने जब लास्ट टॉपिक्स में पढ़े था, सिग्नल सीक्वेंसेस आर रिमूव्ड, क्लोरोप्लास्ट वाली, माइटोकॉन्ड्रिया वाली, ईआर वाली, लेकिन एनएलएस आपकी कोई टर्मिनल पर नहीं है। तो टर्मिनल पे नहीं है तो ये रिमूव नहीं होती। एनएलएस आर नॉट रिमूव्ड। व्हाट इज एनएलएस? न्यूक्लियस की सिग्नल सीक्वेंस। तो ये एनएलएस, और मैं तुमको सबसे पहले इस एनएलएस की डिटेल बताना चाहती हूँ, जो आपकी प्रोटीन को न्यूक्लियस में इंपोर्ट करवाने में हेल्प कर रही है। एनएलएस क्या होती है? देखिए, शॉर्ट अमीनो एसिड के सीक्वेंस होती है, जो प्रेजेंट होती है प्रोटीन में, जो डायरेक्ट करेगी प्रोटीन का मूवमेंट न्यूक्लियस में। रिच होती है, लर्न करना पड़ेगा, ये सब सारी सिग्नल सीक्वेंस आपको लर्न होनी चाहिए। इसकी सिग्नल सीक्वेंस, इसकी मतलब एनएलएस में कौन से वाले अमीनो एसिड पाए जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले या बेसिक अमीनो एसिड,
कौन से वाले? के और आर, लाइसिन और आर्जिनिन। कितने अमीनो एसिड्स की लॉन्ग होती है ये? 4 से 8 अमीनो एसिड। लोकेटेड होती है कहीं पर भी प्रोटीन में, नॉट रिमूव आफ्टर इंपोर्ट। क्लियर? क्या बोला एनएलएस? कौन से वाले अमीनो एसिड से बनी हुई है? लाइसिन और आर्जिनिन। 4 से 8 लॉन्ग होती है, 4 to 8 अमीनो एसिड्स लॉन्ग होती है। दो तरह के एनएलएस मिलते हैं, दो तरह के एनएलएस, मोनोपार्टाइड और बाईपार्टाइड। इसका मतलब समझना, मोनोपार्टाइड का मतलब एक सिंगल क्लस्टर, ये आपकी प्रोटीन और इसमें केवल एक एनएलएस हो। मोनोपार्टाइड प्रोटीन और एनएलएस दो पार्ट्स में हो। बाईपार्टाइड केवल सिंगल क्लस्टर है बेसिक अमीनो एसिड्स का। फॉर एग्जांपल PKKR, ये देखना, अमीनो एसिड्स। के का मतलब बेसिक अमीनो एसिड, RR, राइट। बाईपार्टाइड दो क्लस्टर है बेसिक अमीनो एसिड का, दो क्लस्टर और बीच में 10 से 12 अमीनो एसिड्स। समझ गए होंगे? बात थी एनएलएस की। हो गए? चलो अब हमारी ये न्यूक्लियस वाली प्रोटीन साइटोसोल में है। जैसे कि आपकी पेरोक्सिसोम्स वाली प्रोटीन भी साइटोसोल में थी और दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, पेरोक्सिसोम्स वाली प्रोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय PAX5। अब आपको समझना है कि इस प्रोटीन को, जो प्रोटीन एनएलएस वाली है, ये प्रोटीन साइटोसोल में किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होगी? तो आंसर निकला इम्पोर्टिन। इम्पोर्टिन कहां की प्रोटीन है? साइटोसोल। इम्पोर्टिन ने एनएलएस वाली रीजन से बाइंड करा। केवल इम्पोर्टिन को क्या समझ में आता है? एनएलएस। न्यूक्लियोपोर के न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। और न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट करती हुई इम्पोर्टिन आपको, आपकी प्रोटीन को कहां लेकर आ रही है? इनसाइड न्यूक्लियस लेकर आ गई इम्पोर्टिन। इम्पोर्टिन रिलीज नहीं कर रही है प्रोटीन को, लेकिन आपको तो इम्पोर्टिन को बाहर फिर से भेजना है, क्योंकि वो कहां की थी? साइटोसोल की। और आपने अभी थोड़े दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था, इम्पोर्टिन को, प्रोटीन को इम्पोर्टिन से फ्री करवाने के लिए व्हाट थिंग इज रिक्वायर्ड? रैन जीटीपी। मैंने कौन से वाले टॉपिक पे पढ़ाया था? अभी कल परसों एक टॉपिक आया था माइक्रोट्यूबल्स वाले में, जिसमें आपने स्पिंडल माइक्रोट्यूबल्स का फॉर्मेशन देखा था। कौन सी प्रोटीन इम्पोर्टिन से बाइंडेड थी? TPX2। यहां पर इम्पोर्टिन आपकी प्रोटीन को नहीं छोड़ रही है, किस क्या चाहिए? रैन जीटीपी। जैसे रैन जीटीपी आया, इम्पोर्टिन फ्री हो गई, इम्पोर्टिन ने फ्री कर दी प्रोटीन को। रैन जीटीपी बाइंड हो गया इम्पोर्टिन से और कहां पर इसको लेकर जा रहा है? साइटोसोल। जब ये साइटोसोल की तरफ लेकर जा रहा है तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पर साइटोसोल की तरफ एक प्रोटीन मिले, गैप। सब मैं तुमको लर्न करवा दूंगी और सब तुमको लर्न करने पड़ेंगे। गैप, गैप इज GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। गैप क्या करेगी? इस रैन जीटीपी के किसको कन्वर्ट कर देगी? रैन जीटीपी को किसमें कन्वर्ट करवा देगी? रैन जीडीपी में। गैप कहां पर मिली है आपको? ये साइटोसोल में या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बंधी हुई है? न्यूक्लियर। सब पूछी जाती है बातें। नाउ जैसे ही रैन जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, आपकी इम्पोर्टिन रिलीज हो गई। रैन कहां की थी? न्यूक्लियस की। रैन जीडीपी कहां मिलेगी? साइटोसोल में। रैन जीटीपी कहां मिलेगी? न्यूक्लियस में। अब इसको फिर से न्यूक्लियस में लाना है। अभी तक आपने क्या किया? आपकी ये प्रोटीन जिसको न्यूक्लियस में आना है, दिस प्रोटीन हैव एनएलएस, एनएलएस सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्पोर्टिन, इम्पोर्टिन बाइंड विद एनएलएस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से इंटरैक्ट करता हुआ ये पहुंचा इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ रैन जीटीपी ने इम्पोर्टिन को डिसोशिएट किया प्रोटीन से और बाइंड करा रैन जीटीपी ने इम्पोर्टिन से, एक्सपोर्ट हुआ, कौन मिला? गैप। गैप क्या कर रहा है? GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन रैन में
खुद में प्रॉपर्टी होती है जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करने की, लेकिन इस प्रॉपर्टी को एक्टिवेट, इस करेक्टरिस्टिक को एक्टिवेट करता है गैप, जिसके कारण रैन किस में कन्वर्ट हो गया? जीडीपी। जैसे रैन जीडीपी में कन्वर्ट हुआ, इंपोर्ट नीड से डिसोशिएट हो गए। नाउ यू वांट टू नो व्हाट इज द फेट ऑफ रैन जीडीपी, क्या ये साइटोसोल में रहेगा या फिर से पहुंचा जाएगा न्यूक्लियस में? चलो, इसको न्यूक्लियस में पहुंचाने के लिए एक प्रोटीन NTF2, क्या था NTF2 का नाम? न्यूक्लियस ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर। NTF2 बाइंड करा रहा है जीडीपी से, कहां पर आ रहा है? न्यूक्लियस में। अलग हो गया रैन और रैन जीडीपी, लेकिन न्यूक्लियस में रैन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है रैन GEF, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, जो किससे बाइंड है? तुम नोटिस करो, ये सब क्रोमेटिन से बाइंड। रैन GEF ने रैन जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर दिया? रैन जीडीपी। एक बार मैं थोड़ा सा पहले इसको रिकॉल करो, फिर छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे हम। हाँ, प्रोटीन एनालिस इंपोर्टिन से होती हुई अंदर आई, रैन जीटीपी ने डिसोशिएट करा दिया, रैन जीटीपी और इंपोर्टिन बाहर, जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया गैप के थ्रू। फिर रैन जीडीपी को फिर से इंपोर्ट किया गया इनसाइड द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ NTF2। नाउ रैन जीडीपी कन्वर्ट किया रैन जीटीपी में विद द हेल्प ऑफ रैन GEF। एक बार एक फ्लो चार्ट बनवाइए मुझसे। रैन जीटीपी से बाइंड है। रैन, व्हाट इज रैन? रैन इज अ स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। व्हाट इज रैन? स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। बोलो इसको, रैन इज अ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। रैन में कौन सी वाली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? जीटीपीएस। रैन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जीटीपीएस। जीटीपीएस के कारण ये खुद से जो जीटीपी बाइंड है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? जीडीपी में। लेकिन ये प्रॉपर्टी एक्टिव होती है किसके द्वारा? GAP, गैप के। गैप का नाम, जो जीटीपीएस को एक्टिव करने वाली प्रोटीन। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इस पर, बहुत बार। ये तुम्हारे आता रहेगा यूनिट 4 तक, ये वाला प्रोसेस। नाउ बताओ, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रैन जीडीपी में। रैन जीडीपी को फिर से इसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? GEF, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। इसकी लोकेशन क्या बताई मैंने? इनसाइड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में किससे बाइंडेड है? ये क्रोमेटिन से। होप सो तो मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपकी सेल में GEF नहीं है तो रैन जीडीपी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा रैन जीटीपी में। गैप नहीं है, राइट? तो गैप और GEF का आपको रूल समझ में आ गया। ये इसी बात से आपको समझ में आया न्यूक्लियस इंपोर्ट। रीडिंग करते हैं इसकी। एनएलएस आपने समझ लिया था? यस। कार्गो प्रोटीन को कौन रिकॉग्नाइज करा? एनएलएस थी। और किसने इंपोर्टिन? इंपोर्टिन एक तरह से रिसेप्टर है। किसको रिसीव करने वाला? कार्गो को, प्रोटीन को। ध्यान में रखना, इंपोर्टिन रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज किया और बाइंड करा कार्गो का मतलब प्रोटीन को। नाउ डॉकिंग हुई, सीधे न्यूक्लियर पोर से इंटरेक्ट नहीं करेगी क्या? करती है। तो डॉकिंग हुई कहां पर? न्यूक्लियर पोर पर। कॉम्प्लेक्स बाइंड, कार्गो और इंपोर्टिन के किससे बाइंड करा? न्यूक्लियोपोडिन से। कहा? कौन से साइड? साइटोसोलिक फिलामेंट। कॉम्प्लेक्स कहां मूव करा? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होता हुआ न्यूक्लियस के अंदर। कार्गो रिलीज करवाया, किसने रिलीज करवाया? रैन जीटीपी ने, राइट? और आपका कार्गो कहां मूव कर, कहां रह गया? न्यूक्लियस में। अब आपका टारगेट है इंपोर्टिन को रिसाइक्लिंग। इंपोर्टिन को कहां पे आपको फिर से रिसाइकल, कहां आपको ट्रांसपोर्ट करना है? साइटोसोल में, राइट? मूव्स बैक। किसने काम किया? ये
रैन गैप ने स्टिमुलेट कर दिया जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस, जिसे रैन किस में कन्वर्ट हो गया, जीडीपी में। नाउ फिर से अब रैन की साइक्लिंग, रैन जीटीपी फिर से NTF2 की मदद से न्यूक्लियस में पहुंचा, रैन जीएफ ने कन्वर्ट किया रैन जीडीपी को रैन जीटीपी और मेंटेन करा ग्रेडियंट। रैन का ग्रेडियंट समझाना मुझे, रैन का ग्रेडियंट का मतलब, रैन जीटीपी नियर द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में रैन जीटीपी ज्यादा, साइटोसोल की तरफ रैन जीडीपी ज्यादा, राइट। इंपोर्टेंट पॉइंट, हाई रैन जीटीपी, हाई रैन जीडीपी साइटोसोल में, तो रैन का क्या बना हुआ है, एक ग्रेडियंट। उस ग्रेडियंट की वजह से आपकी प्रोटीन मूव करती है इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, यस ये है आपकी कार्गो प्रोटीन जो इनसाइड न्यूक्लियस थी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्गो हो सकता है। इस कार्गो को अभी एक्सपोर्ट करना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। जो प्रोटीन इनसाइड आनी थी उसके पास था एनएलएस, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, और जिस प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना है उसके पास है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल एनईएस। एनएलएस रिकॉग्नाइज करता था इंपोर्टिन रिसेप्टर और एनईएस रिकॉग्नाइज कर रहा है एक्सपोर्टिन, और इसका नाम मैंने बोला एक्सपोर्टिन। इंपोर्टिन कहां की प्रोटीन थी, साइटोसोल की। एक्सपोर्टिन कहां की है, न्यूक्लियस की। एक्सपोर्टिन ने बाइंड करा कार्गो की एनईएस से। रैन तुमको पता ही है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर रैन की मदद से काम होता है। रैन और इन सबका कॉम्प्लेक्स बन गया, वो ही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से एक्सपोर्ट हुआ। रास्ते में कौन मिला, गैप। गैप ने क्या किया, रैन जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करवा दिया। सब कुछ डिसोशिएट हो गया, कार्गो अलग एक्सपोर्टिन अलग। अब इन दोनों को, किन दोनों को, एक्सपोर्टिन और रैन को अंदर लाने का काम किसका, NTF2। NTF2 की मदद से ये अंदर आए। रैन जीडीपी किस में कन्वर्ट किया गया, रैन जीटीपी में। रैन जीटीपी को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, जीएफ। क्लियर, यहां पर वहां था इंपोर्टिन और यहां पर है एक्सपोर्टिन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, मुझे वो टेबल चाहिए पूछा, ये आपका कंप्लीट हो गया है प्रोटीन सोर्टिंग, ठीक है। दो पाथवे आपने पढ़े, सिक्रेटरी पाथवे और साइटोसोलिक पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे को टेबल स्क्रीन पर चाहिए। एक बार हम समराइज करते हैं। ईआर की सिग्नल सीक्वेंस की लोकेशन थी एन टर्मिनल, रिमूव होती थी, यस। क्या थी ईआर की सीक्वेंस, 6 से 12 अमीनो एसिड की, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की चेन प्रिसिस्ट बाय वन और मोर बेसिक अमीनो एसिड। रन हो गई ईआर की सिग्नल सीक्वेंस, हाइड्रोफोबिक अमीनो प्रिसिस्ट बाय आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड्स एन टर्मिनल पर, और क्लीव होती थी। माइटोकॉन्ड्रिया की सिग्नल सीक्वेंस आल्सो प्रेजेंट ऑन एन टर्मिनल, ये भी क्लीव होती थी। और माइटोकॉन्ड्रिया की सिग्नल सीक्वेंस आपको पता है कौन से वाले अमीनो एसिड होते थे, आर्जिनिन लाइसिन पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड, राइट। क्लोरोप्लास्ट वाली सिग्नल सीक्वेंस भी, वो भी होती थी क्लीव। कोई कॉमन मोटिफ नहीं पाया जाता, लेकिन बोलते हैं कि जनरली वो रिच होती है सेरिन से, थ्रियोनिन से, एंड स्मॉल हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू। पुअर होते हैं उसमें ग्लूटामिक और एस्पार्टिक। पेरोक्सिसोम्स की सिग्नल सीक्वेंस दो थी, पीटीएस1 पीटीएस। पीटीएस1 कहां पे मिलती थी, सी टर्मिनल पे मोस्ट प्रोटीन में,
और कुछ प्रोटीन में एन टर्मिनल जिसको आप बोलते थे पीटीएस2 क्लीव होती थी नहीं। पीटीएस1 में क्या थी? सेरिन, लाइसिन, ल्यूसिन। सी टर्मिनल। पीटीएस2 कहां पर पाई जाती थी? एन टर्मिनल। नाउ एनएलएस कहीं पर भी हो सकती थी, रिमूव होती थी नहीं। और न्यूक्लियस की सिग्नल सीक्वेंस में क्या होता था? बेसिक अमीनो एसिड। कौन से वाले? लाइसिन और आर्जिनिन। क्लियर? तो ये आपका बहुत अच्छे से हो गया है टॉपिक प्रोटीन सोर्टिंग। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज आप इसको पढ़ के आना, फिर इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूं मैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये क्लास एंड कर दो, मैं रीजॉइन करना।